हर कोई जानता है बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स होता है। बहुत ही खतरनाक कॉन्स्पिरेसी थी जो सोचा नहीं जा सकता था। एकदम छोटी सी चीज के लिए किस तरह से पूरा का पूरा देश को, पूरे सिस्टम को हिला दिया गया। एक से एक शॉकिंग डिटेल सामने आ रही थी। मेरे अपनी पत्रकारिता लाइफ में मैंने इस तरह की कोई चीज एक्चुअली में देखा नहीं था, सोचा भी नहीं था कि ऐसा कभी होगा जो उसमें हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में क्या होता है कि राइट ऑन द डे वन हम मुझे पता था, सबका था कि भाई इसका सुसाइड है। लेकिन बिहार में चुनाव होने वाले थे, देश में कोविड था, सरकार को अपनी असफलताएं छुपानी थी। संजय जी, एक और केस था जिसमें पूरा देश का खून खौल गया था। रंगाबिल्ला का डबल मर्डर केस। गीता और संजय चोपड़ा की किडनैपिंग और मर्डर जो 1978 में हुआ था। कहते हैं कि पब्लिक इतनी पागल हो गई थी कि एक्स पीएम जो थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी तक पर अटैक हो गया था। तो क्या चीज़ थी जिसने लोगों में इतना एंटी गवर्नमेंट और एंटी पुलिस गुस्सा भर दिया? देखिए, रंगाबिल्ला जो दो क्रिमिनल थे। अब रंगाबिल्ला के बारे में ज़्यादातर लोग ये जानते हैं, जो लोगों को पता है कि ये दिल्ली में इन्होंने क्राइम किया था। संजय चोपड़ा, गीता चोपड़ा दो टीनेजर थे, एक नेवल ऑफिसर के बच्चे थे। इनका उन्होंने लिफ्ट देने के बहाने एक जगह से किडनैप किया और उसके बाद में मार दिया। लड़के के शरीर पे तो 20-22 के आसपास घाव थे। लड़की का पहले बलात्कार किया गया था, फिर उसको मार दिया गया था। और वो तो बहुत ज़बरदस्त उस दौरान में प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था। डिफेंस के लोग नाराज़ थे कि भाई हमारे बच्चे सेफ नहीं है, हम नेशन के लिए इतना सारे चीज़ कर रहे हैं। उस वक्त में इंदिरा गांधी अपोजिशन लीडर थी, जनता पार्टी की सरकार थी, वो मिलने गई थी। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, वो मिलने के लिए वहाँ पर गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी तब विदेश मंत्री थे उस मोरारजी की सरकार में, और एक भाषण देने के लिए, लोगों को शांत कराने के लिए गए। जो मार निकली थी वहाँ पे किसी ने पत्थर मारा था और के सर पे लगा था, ना कुर्ता पूरा लहू लुहान हो गया था। और वो केस बहुत ज़बरदस्त चला था। मतलब रंगाबिल्ला के बारे में ऐसा डर उस जमाने में बैठ गया था। मैं तो स्कूल में था उस जमाने में, बट मुझे अभी भी याद रहता है कि किस तरीके से हम डरते थे कि भाई किडनैपिंग हो जाएगी रंगाबिल्ला का। उस पर किताब लिखी। किताब मैंने लिखी थी, मेरे एक सीनियर जर्नलिस्ट है, मेरे एक्स बॉस भी रहे, राजू सांताना। बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट, राइट नाउ आई थिंक 75 ईयर्स वो वगैरह। तो वो उस जमाने में उन्होंने रंगाबिल्ला को पकड़वाने में बहुत ही मदद किया। मतलब उनकी वजह से ही अरेस्ट हुए थे। तो उन्होंने जो किया था, तो उनके साथ मिलके वो किताब मैंने को ऑथर की। और उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि रंगाबिल्ला के बारे में लोगों को लगता है कि दिल्ली बेस्ड क्रिमिनल है। असल में रंगाबिल्ला मुंबई के लोग थे, मुंबई के क्रिमिनल थे। इनका उदय भी इसलिए हुआ था बिकॉज मुंबई अंडरवर्ल्ड में जो ओल्ड गार्ड था, पुराना निज़ाम था, जो हाजी मस्तान, करीम लाला, बगदार आजम, ये आउट गोइंग पे था। और नया वाला जो था दाऊद इब्राहिम, अरुण गवली, छोटा राजन, इनकमिंग में था। तो बीच में जो नो मैच लाइन था, इसमें ये दोनों उभरे थे। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की। इन्होंने एक बहुत बड़े एक्टर का किडनैप किया था, एक स्कूल के बच्चे का बहुत बड़ा किडनैपिंग किया था। यूएई की रॉयल फैमिली के दो लोगों की इन्होंने हत्या कर दी थी। और यूनिक मेथड से लोगों को, कपल्स को किडनैप करते थे, पैसा वसूलते थे और छोड़ देते थे। ऐसा ये लोग ने मुंबई में बहुत सारे इन्होंने क्राइम किए थे। इनफैक्ट मुंबई के क्राइम ब्रांच का इतिहास है, अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई इमारत है, जिसमें बहुत सारे लोगों को रखा गया है। कसाब से लेके रखा गया है, दाऊद इब्राहिम के भाई को रखा गया है, सलमान खान और संजय दत्त को भी उसी बिल्डिंग में रखा गया। उसका इतिहास है, आज तक कोई उस ये क्राइम ब्रांच के लॉकअप को तोड़ नहीं सका है। एक ही आदमी ने तोड़ा था, बिल्ला नाम का आदमी। रंगाबिल्ला का जो बिल्ला था, उसने 1 मई 1978 को वो जेल तोड़ के लगा। बहुत ही खतरनाक तरीके के जो क्रिमिनल थे वो थे, बट उनके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं था। तो राजू संथानम जो थे, उनके साथ मिलके एक्चुअली में ये मैंने किताब लिखी थी। इस किताब पर भी एक वेब सीरीज बन रही है। इसके राइट्स दिए हैं संजय गुप्ता, वाइट फेदर फिल्म्स वाले जो हैं, जिन्होंने शूट आउट एट लोखंडवाला, शूट आउट बटाला बनाया ना, उस पर किया था। और बहुत दुर्दांत, आप कहते हैं ना कि इस लेवल के क्रिमिनल एक्चुअली में नहीं होगे जितने खराब तरीके के ये दोनों क्रिमिनल थे। उसकी पूरी कहानी हमने की है पुराने रिसर्च से लेके खास चीज करके। सो बिकॉज आपसे बात कर रहे हैं तो तेलगी के काफ़ी सवाल भी मेरे दिमाग में आ रहे हैं। तो तेलगी का रैकेट वैसे देखा जाए तो मल्टीपल स्टेट्स में फैला हुआ था, जो आपने भी मेंशन किया। पुलिस, रेवेन्यू, पॉलिटिशियन, सबका नेक्सस निकला। इसीलिए क्या सीनियर ऑफिसर्स और नेता एसआईटी कोर्ट केसेस में फंस रहे थे, या अगर इतना बड़ा स्कैम करके भी वो बाहर थे काफ़ी समय तक, तो सिस्टम की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या लगती है आपको थी? देखिए, सिस्टम की कमजोरी इसमें यही थी कि सिस्टम खुद ही इन्वॉल्व था। सिस्टम, जैसे मैंने कहा कि
सिस्टम में कौन होती है? सिस्टम की सबसे विजिबल आर्म होती है पुलिस, जो तेलगी के साथ जुड़ी हुई है। सिस्टम में बात हम करते, लेजिस्लेचर की बात हम करते हैं, जो हमारे नेता वगैरह होते वो उसके साथ मिले हुए हैं। सिस्टम के अंदर पुलिस सिस्टम का हिस्सा नहीं, लेकिन अंडरवर्ल्ड का भी अपना एक अलग सिस्टम बना रहता है, वो उस पर कह सिस्टम के जितने स्टेक होल्डर थे वो तेलगी स्कैम के भी कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर थे। तेलगी तो उनको चला रहा था, बट ये लेवल का स्कैम बिना इस तरह के अंदर के लोगों के उसके बिना तो हो ही नहीं सकता था। तो इस तरीके से उसने किया था। और इनफैक्ट ये लगता बहुत बार कि जो तेलगी मर गया, तेलगी ने शायद बहुत सारे लोगों के नाम सामने नहीं लाए, या उसने अपनी जबान खोली नहीं। ये था कि उसको इस तरह से डिस्क्रेडिट भी कर दिया गया था कि अगर सच बोलता तो भी लोगों को लगता है कि झूठ है। लेकिन अगर सही तरीके से इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ होता तो बहुत जगह पे बहुत सारे राजनेता और बहुत सारे पुलिस वालों की गिरफ्तारी हुई थी। सही तरीके से हुआ होता। सही तरीके से होता था, बिकॉज केस को दबाने की और ख़त्म करने की हर तरीके से कोशिश की गई थी। जी, ये मैं तो यहाँ तक कहूँगा, और मैं कह रहा हूँ कि जब तक महाराष्ट्र की एसआईटी के पास एक केस था, केस एकदम तेज गति से चल रहा था, पुलिस वालों की अरेस्ट हो रही थी, पॉलिटिशियन से क्वेश्चनिंग हो रही थी वगैरह। उसके बाद सडनली वो केस जब है ना, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जब ट्रांसफ़र हो जाता है सीबीआई के पास में, तो केस आराम से स्लो गति से, मतलब एक जगह पे एक गाड़ी थी जो 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भाग रही थी, और सडनली वो बैलगाड़ी की स्पीड से चलने लगेगी। ये संयोग तो होगा नहीं। आप सोचते हैं कि भाई हर चीज़ को एक लॉजिकल एंड पे जाना चाहिए। आप लॉजिकल एंड पे जाने के कुछ स्टेप्स पहले ही जब ऊपर वालों के नाम आते हैं कि ये गाड़ी इतनी धीमी धीमी चलनी शुरू हो जाए, केस अपने नेचुरल मौत मर जाता है, और पब्लिक की भी मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, लोग धीरे धीरे भूलना शुरू करते हैं। और लगभग हर स्कैम के साथ यही हुआ है। सो गैंगस्टर के अलावा उस समय ऐसा भी हुआ था कि कोई कुछ वाइट कॉलर के लोग थे जिन्होंने आपको धमकी दी थी, जो अपना खुद का ही वाइट कॉलर गैंग चला रहे हों और इस पूरे सीन को दबाने के लिए आपको धमकी दी? तो देखिए, हर तरह की चीज हुई थी, अंडरवर्ल्ड की भी हुई थी। 4 तरीके होते हैं, पूरा साम दाम दंड भेद। तो सलाह भी दी गई, कुछ लोगों ने प्यार से समझाया, इनडायरेक्ट तरीके से समझाते थे, कुछ लोगों ने लालच भी दिया, कुछ लोगों ने वैसे धमकी दी, कुछ लोगों ने अलग तरीके से किया। इसमें मल्टीपल तरीके थे, मतलब सामने वाले व्यक्ति जो लोग जो थे, उन लोगों ने कोई भी ऐसा तरीका था जो नहीं छोड़ा। और ये हमेशा उनका भी एक SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, कि वो हर तरीके से आपको सोचेंगे कि अपने साथ में कैसे मिला लें, या कैसे आपको न्यूट्रलाइज कर दिया, कैसे आपकी चीज़ों को डैमेज के। तो उन्होंने हर तरीके से कोशिश की थी, और उसमें सभी तरीके के लोग थे, सिर्फ अंडरवर्ल्ड के लोग नहीं थे। कुछ पुलिस वाले थे, उन्होंने भी इनडायरेक्टली अप्रोच करके बताया। फिर बिजनेसमैन थे, उन्होंने इनडायरेक्टली अप्रोच करके बताया कि भाई छोड़ दो, आगे ना एक दोस्त फायदा होगा, उसे समझा है। तो ये सब तरीके किए थे। कौन से? नाम उसमें मैंने दिए नहीं, नाम इसलिए भी मैंने बता रहा हूँ बिकॉज मैंने जो किताबें लिखी है, मेरी और भी जितनी किताबें आई है, मैं सब में रेफरेंस पॉइंट जरूर देता हूँ कि किसी को ये नहीं कि आदमी के दिमाग में आया उसने लिख दिया। मैं काफ़ी रिसर्च करके और तमाम चीज़ कर देता हूँ। अब जब तक अगर मेरे पास उसके मुझे पता होता तो मैं तो स्टिंग ऑपरेशन करके रिकॉर्ड कर लेता। अब वो लिख के उन्होंने दिया नहीं, तो मैं नाम अभी अचानक बता रहा और उसके पीछे का मैं सब्सटेंशिएट नहीं कर सकता हूँ, तो फिर उसकी वैल्यू अपने आप कम। किताबों में मैंने सबके नाम लिए हैं, जितने पॉलिटिशियन के नाम थे पुलिस के, क्योंकि उसके बारे में लिखने के लिए, सब्सटेंशिएट करने के लिए मेरे पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह मौजूद हैं कि कल कोई आकर मुझे केस भी करेगा तो मैं बोलूँगा हाँ देखिए मैंने इस आधार पे किया है। अब मैं हियर से पे तो चीज़ें कर नहीं सकता। हियर से में होता है कि सामने वाला आदमी कम उतर जाएगा, ऐसा भी होता है हमेशा। ऐसी कोई बात है जो आपने नहीं लिखी और आपको लगता है अब शायद मैं बता सकता हूँ? से तेलगी स्कैम में तो ऐसा कुछ नहीं है, जितना मेरे था जो चीज़ें मैं लिख सकता था बहुत लिखा। मुझे बहुत बार लगता है कि लीगल लक्ष्मण रेखा क्रॉस करके भी लिखा। मेरी किताब मैंने लिखी है, उसमें मुझ पर डिफेमेशन के केस करने का बहुत सारा स्कोप भी मिल सकता है किसी को भी। तो सब चीज़ें मैंने लिखी थी, बट अब कहीं ना कहीं किसी न किसी को लिखना था। आज चीज़ को दबा कर आप बैठ जाएंगे और उसके बारे में छुपा के रखेंगे तो अगली जनरेशन को या आने वालों को पता ही नहीं चल पाएगा। आज आप वीडियो बना रही है, ये वीडियो बनेगा, ये कई सालों तक रहेगा, लोग 10 साल बाद भी देखेंगे, 15 साल भी देखेंगे कि ये। अब आप बात कीजिए कि उस दौर में क्या था, 2003-4 में मेरे पास क्या था। कुछ किताब के अलावा नहीं कर सकता था मैं, वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड नहीं करता था, फोटोग्राफ खींच के डॉक्यूमेंट को फेसबुक पे अपलोड नहीं कर सकता था, विकीपीडिया पे डाल नहीं सकता था, ये सब चीज़ें थी ही नहीं। तो मुझे तो किताब ही लिखनी थी और जितना लिख सकता था उतना मुझे लिखना था। बात अलग है मेरी किताब पे बाद में लोगों ने यूट्यूब वीडियोस से लेकर तमाम चीज़ें बना ली, एक दूसरी बात है। अपनी एक और फिक्शन बुक लिखी है, क्रिमिनल इन यूनिफॉर्म।
वो कितना फिक्शन है और कितना फिक्शन के नाम पे ट्रुथ को डिस्गाइज किया है? देखिए, क्रिमिनल इन यूनिफॉर्म की कहानी है, ये है एक भारत के सबसे अमीर आदमी के घर के बाहर एक एक्सप्लोजिव से बड़ी गाड़ी है, वो मिलती है। और बाद में जब उसका जांच धीरे धीरे शुरू होती तो मालूम पड़ता है कि कैसे ही पुलिस वाले जिनके पास जिम्मेदारी थी, उन्हीं लोगों ने सारी चीज़ें प्लान की थी। CIU नाम है किताब का, हार्पर कॉलिन ने पब्लिश की थी। तो ये किताब मैंने लिखी थी। अब इस किताब के साथ में ऐसा है कि देखिए, एक पत्रकार जो होता है या लेखक भी आप समझ लीजिए, वो अपने आसपास से हो रही घटनाओं से अप्रभावित नहीं रह सकता है। तो अपनी एक अलग दुनिया में एक अलग से दुनिया क्रिएट कर, उसके आसपास जो दुनिया में चीज़ें हो रही घटित हो रही है, वो उसको ही कहीं लाने की और दिखाने की कोशिश करते हो। तो CIU जो किताब थी, वो भी किताब जो थी वो रियल घटनाओं से पूरी तरह से इंस्पायर्ड किताब थी। क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, लगातार अखबार पढ़ता हूँ, कि तब उस जमाने में केस को कवर भी कर रहा था, तो मुझे तो जानकारी जैसे आनी थी वैसे आती रही, और उसके हिसाब से मैंने किताब लिखी। और किताब लिखने की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये किताब जो थी वो 80% किताब मुंबई के कांदिवली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे लिखी गई है। ये दौर है 2021, 2021 का। 2021 में कोविड की सेकेंड वेव चल रही थी, और ये केस जब सामने आया था तो सारी चीज़ें बंद, स्टारबक्स बंद है, कॉफ़ी शॉप्स नहीं हैं, और सारे ऑफिसेस वगैरह बंद थी। तो मैं और मेरे को ऑथर हैं, पत्रकार काफ़ी तेज रहा, राकेश त्रिवेदी, हम दोनों ने ये करते थे कि अप्रैल मई की गर्मी थी, कांदिवली आते थे रेलवे स्टेशन पे, लैपटॉप लाते थे, फिर एक सुनसान बड़ा प्लेटफॉर्म था, उस पर बैठ के लिखते थे। 4 थर्मस लाते थे। उस जमाने में काढ़ा का बहुत दौर चलता था, याद होगा। तो एक थर्मस में काढ़ा होता था, एक में लेमन टी, एक में गर्म पानी, एक में नॉर्मल कॉफ़ी, ऐसे लाते थे। दिन भर रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठ, क्योंकि पत्रकार थे तो बाकी लोगों का आना जाना मना था, बट पत्रकार को हम लोग पट्टा पहन लेते थे गले में, तो आराम से बैठ के हमने 80% जो किताब थी वो हमने वहाँ पे कांदिवली के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे लिखी थी। और फिर जून का मौका आता है तो बरसात चालू हो गई, तो प्लेटफॉर्म पे लिखना मुश्किल था, और धीरे धीरे सब चीज़ें खुलनी शुरू भी हो गई थी। तो हमने बोला कहाँ बैठे, तो देखा तो पास में ही पे स्टेशन के बाद एक होटल है, वो कपल्स होटल होते ना, आवरली बेसिस पे देते हैं 2 घंटे 4 घंटे वाले। तो हमने देखा लोग जाते हैं, तो हमने बोला जाके देखते हैं तो क्या है। तो वहाँ पे इतना बड़ा रजिस्टर रखा हुआ था, हमारे आगे 2 कपल्स खड़े थे, और मैं और राकेश त्रिवेदी वो खड़े, और मैनेजर खड़ा है, वो बेचारा आगे वाले 2 कपल से ज़्यादा पहले हम लोग देख रहा है। स्टेज तो होटल में पहली बार कोई 2 मेल आए थे, और हमारा नंबर आया तो उसको यकीन नहीं होता, बोला क्या करने आए। हमने बोला किताब लिखता था, जगह नहीं था, तो अब कमरा दे दो बैठ के लिख से। उसको यकीन नहीं हो रहा कि कोई 2 मेल आके किताब लिखने के लिए कमरा, मतलब उसके यहाँ पे से लिखा था कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं कि हम लोग क्या करते कौन आए हैं। तो हमने बोला नहीं, एक काम कर, मुझे टेबल कुर्सी है वो कमरे में लगवा दो और लिखने का दे दो, और हम 1 घंटे में बियर बेचते रहे। तो बाद में हमने बची हुई 20% वहाँ उस होटल के कमरे में जाके लिखी थी, अलग अलग टाइम पे बुक करते। बाद में उसे भी पता चल गया, बिकॉज दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था, जब वेटर चाहिए आ जाता था, जब चले जाता था। तो किताब ये थी कि 80% किताब कांदिवली रेलवे स्टेशन पे, और 20% किताब उस आवरली होटल के कमरे में लिखी गई थी। सो क्रिमिनल इन यूनिफॉर्म में ये जो लोग हैं, जो स्पेसिफिक जिनके बारे में आप बात करना चाह रहे हैं, वो एक सिंगल इंडिविजुअल है या कोई ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में? ही देखिए, ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में ही है, और खासकर पुलिस वाले या जो यूनिफॉर्म में रहते, उन्होंने ही सारी कॉन्स्पिरेसी को किस तरह से अंजाम दिया, ये उसके बारे में था। क्यों उन्होंने ये अंजाम दिया, और अगर हम जानना चाहें कि वो कौन थे जिनके घर के बाहर ये? देखिए, जब मैं कह रहा हूँ कि भारत का सबसे अमीर, एशिया का सबसे अमीर आदमी जो है वो मेरा किताब उसके बाहर है, तो उसमें आपके व्यूअर को अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं होगा, आपके दिमाग में कितने नाम आएंगे, एक तो ऐसी चीज़ होती है। तो उसके बारे में था, और क्यों उन्होंने किया, बहुत इंटरेस्टिंग और लंबी कहानी, इसीलिए मैंने पूरी किताब लिखी फर्स्ट। मैं उसका ये बता दूंगा, तो आप तो मुझसे पूछ रही है कि एक सस्पेंस पिक्चर है, उससे बता दो कि एंड में कातिल कौन है। तो मेरी किताब के लिए मेरी किताब के लिए भी घातक है, और उसके भी उन्होंने राइट्स लिए हैं वाइट फेदर फिल्म पे, उनके प्रोडक्शन के लिए भी घातक है कि मैं आपको वो चीज़ें फिर बता भी दूँ। थोड़ा सा आपको किताब glimpse खरीद के दीजिए। पढ़ेंगे। मैं बता रहा हूँ, एक लेकिन बहुत ही खतरनाक कॉन्स्पिरेसी थी
जो सोचा नहीं जा सकता था एकदम छोटी सी चीज के लिए किस तरह से पूरा का पूरा देश को, पूरे सिस्टम को हिला दिया गया। मतलब हर जगह पे इस बारे में चर्चा थी। अगर उन दिनों को आप याद करोगे ना, या 2021 के उस दौर को, तो लगेगा देश के सामने कोई दूसरा एजेंडा ही नहीं था। एक से एक शॉकिंग डिटेल सामने आ रही थी। और हमेशा कहते हैं ना, ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। इस मामले में वही चीज़ है। कोई सोच नहीं सकता था, क्रिमिनल्स तक वैसी कॉन्स्पिरेसी नहीं कर सकते थे जैसे इस किताब में मैंने बताया कि पुलिस वालों ने उस लेवल की कॉन्स्पिरेसी की थी। तो मतलब मेरे अपनी पत्रकारिता लाइफ में मैंने इस तरह की कोई चीज़ एक्चुअली में देखा नहीं था, सोचा भी नहीं था कि ऐसा कभी होगा जो उसमें हुआ है। आपने इतने सारे क्राइम इन्वेस्टिगेट किए हैं, और अगर देखा जाए तो हम कहते हैं ना, जैसे देश वैसा भेस। तो इतने सारे क्राइम इन्वेस्टिगेट करते करते कभी खुद के माइंड में क्रिमिनल वाले थॉट या पर्सनल लाइफ में क्रिमिनल रिलेटेड थॉट्स आते हैं कभी? नहीं, सवाल ऐसा है कि जब मैं किताबें लिख रहा हूँ, मुझे तो हर कैरेक्टर के दिमाग में थोड़ा थोड़ा तो घुसना ही पड़ता है। मैं अगर उसके दिमाग में नहीं घुसा तो मैं सोच ही नहीं कर सकता। तो क्रिमिनल वाले क्राइम करने के थॉट्स नहीं आते थे। वो ट्रेस। क्रिमिनल के माइंड में घुसकर उसके सोचने के जो तरीके हैं उसके बारे में थॉट्स बहुत सारे आते थे। और दूसरा कि हम उस दौर में जी रहे हैं जहाँ पे आपको सिर्फ लिखने की कला, शब्द और वाक्य से नहीं चलता। अब जो रीडर है उसको बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स से भी मतलब होता है। या वेब सीरीज के अंदर भी आप देखेंगे तो छोटी छोटी डिटेल्स चाहिए। और आज उसके बारे में वेरिफिकेशन करने के लिए बहुत सारे, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मौजूद है। आज से 40 साल पहले मैं किताब लिखता, कोई जासूसी कुछ भी लिख देता, आदमी पढ़ता तो नहीं करता। आज की तारीख में कुछ नहीं भी समझा ना, लोग तुरंत गूगल करते हैं, अच्छा इस शब्द का मीनिंग क्या है, ये इसका मीनिंग क्या होता है। तो वो बहुत सारी चीज़ें करना पड़ता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि चूंकि मुझे क्राइम की किताबें लिखते थे, इसलिए मैंने लॉ की पढ़ाई की। मैंने 2020 में लॉ पूरा किया। 2017 में मैंने एडमिशन लिया था। इन माई 40s मैंने लॉ किया, क्योंकि मुझे था कि अगर लॉ की मुझे जानकारी रहेगी तो मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से जो क्राइम की किताबें हैं वो लिख सकूं। और इसके लिए आज की तारीख में आपको बहुत ही नॉलेजेबल होना पड़ेगा अगर आपको क्राइम की किताबें लिखना है। सिर्फ इस तरीके से चीज़ नहीं हो। अगर तक क्रिस्टियन वाला जो दौर था वो चला गया कि आप 6 लोग को रखोगे और उसके बाद में चीज़ें होगी, वो दौर नहीं है। वहाँ भी अगर आप पैसा लिखेंगे तो आपको कुछ ऐसा यूनिक चीज़ें देनी पड़ेगी जो लोगों को उसके इर्द जो इमीडिएट हमारा जो प्रेजेंट है उससे आइडेंटिफाई किया जा सके। सो उसके लिए आपने लॉ पढ़ाई की ताकि आप सारे लीगैलिटीज को सही तरीके। मैं, क्योंकि इतने सारे लोग मुझ पे केस करेंगे तो वकील के खर्चे बहुत सारे होते हैं। तो मैं यही कर रहे हैं। तो मेरी वेब सीरीज़ के लिए लोग जब जाते हैं तो बातें करते हैं तो बोलते हैं भाई या तुम कॉपीराइट नहीं कराते हो, या ये चीज़ों का किसी ने चुरा लिया या कुछ लीगल चीज़ हुआ। तो मैं बोलता देख भाई, तू मेरे साथ लीगल करेगा ना, मैंने लॉ कर लिया है और मेरी बेटी लॉ कर रही है, मैं 25 साल तक केस लड़ सकता हूँ, मुझे सिर्फ प्रिंट आउट का खर्चा आएगा। तू अपने बारे में सोच रहे, वकील का चार्ज तेरे को देना है, तो जितने मेरे पैसे तुम अटकाओगे ना उससे ज़्यादा खर्चा ना तुम वकील पे कर लोगे। तो मैं क्लियर बोल देता हूँ। अब यार बुढ़ापे में आगे जाके चाहिए ना, खाली बैठूंगा नहीं लोगों को तंग करने के लिए, कितना कुछ केस वगैरह करते रहूँगा, या मुझ पे जो केस हुए उसका खुद ही रिप्रेजेंटेशन करूँगा, तो एक्टिव बना। एंगेजमेंट रहेगी लाइफ में। सो एक शीना बोरा केस भी था। हम उसके बारे में बात करने से पहले एक थोड़ा माइंडसेट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ रंगा बिला जैसे अनएडुकेटेड हैबिचुअल क्रिमिनल, दूसरी तरफ शीना बोरा जैसे एडुकेटेड एलीट इम्पल्सिव किलर। इन दोनों की क्रिमिनल मेंटालिटी में क्या फ़र्क है? देखिए, क्रिमिनल मेंटेलिटी में तो फ़र्क है ही, लेकिन मैं आपको बताऊँ सबसे पहले मैं राइटर के तौर पे मुझे क्या डिफिकल्टी आती है। राइटर के तौर पे डिफिकल्टी थी किसी मदर के बारे में किलर के तौर पे लिखना। हमारे पूरे जो संस्कार हमारे रहे हैं, चाहे हमारी फिल्में हो, हमारा परिवार हो, जो संस्कार हो, या हमारे पौराणिक ग्रंथ हो, हर जगह पे आपको देखिए माँ का दर्जा बहुत ऊपर रखा गया, ईश्वर से भी ऊपर रखा गया है। माँ अच्छी होती है वगैरह हम सुनने आए, माँ के बारे में अच्छा लिखेंगे आसान है। माँ एक इस तरह की किलर हो सकती है, ये लिखना किसी भी लेखक के लिए बहुत मुश्किल है। खासकर आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, आपको कहीं से उसकी कोई इंस्पिरेशन नहीं, ना आपकी मैथोलॉजी इंस्पिरेशन दे रही, ना आपकी फिल्में दे रही, नहीं दे रही, तो वो लिखना है ना बहुत एक्चुअली में डिफिकल्ट काम था। तो रंगा बिल्ला भी मैंने लिखा, शीना बोरा भी लिखा, दोनों के बीच में ये बहुत बड़ी एक्चुअली चीज़ थी। और इसमें यह था कि किस चीज़ के लिए मर्डर हुआ। रंगा बिल्ला क्रिमिनल थे, जिनका मर्डर कर रहे थे या जिनके कर रहे थे वो उनके कुछ लगते नहीं थे। यहाँ पे तो आप केस के हिसाब से आप देखेंगे, आपकी अपनी
बेटी के बारे में किया गया है। और उस वक्त में लिखने के पीछे एक और था कि कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा था कि मुझे लगा कहीं ना कहीं इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए। तो फिर मैंने वो किताब लिखी। एक थी शीना बोरा, हिंदी के सबसे बड़े जो पब्लिशर है राजकमल, उन्होंने उसको पब्लिश किया। क्योंकि उस ज़माने में एक व्हाट्सएप मैसेज गुजरा था, इसमें ये कहा गया था, व्हाट्सएप मैसेज आप सुनेंगे तो इतना कंफ्यूजिंग है कि आपको पता चलेगा कि क्यों किताब लिखनी जरूरी थी। कि कोट अनकोट में कोट की एक माँ ने अपने पहले पति से पैदा हुई औलाद की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके दूसरे पति से जो पैदा हुई औलाद थी उसको उसके जो तीसरे पति से जो मालिकाना हक मिलने वाला था उसमें प्रॉब्लम हो, क्योंकि उसके तीसरे पति का दूसरा बेटा उसके पहले पति की हुई औलाद के साथ में प्रेम कर अर्थ को। अब ये मैसेज आपने सुना, इतना कंफ्यूजिंग है। अब पूरी किताब इसी को सॉल्व करने में, एक व्हाट्सएप मैसेज को सॉल्व करने में था कि कौन क्या है, कौन किसका पति है, कौन किससे प्रेम कर रहा है, कौन किसका क्या रिश्तेदार लग रहा है। किताब पूरी उसके बारे में थी। और आपको मतलब मैंने 16,000 पेजेस के लीगल डॉक्यूमेंट पढ़े ये एक 300 पेज की किताब लिखने के लिए। क्योंकि हर चीज़ का रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि केस ऑन गोइंग है, आपको हर चीज़ का के रेफरेंस पॉइंट देना पड़ता है। तो 16,000 पेज की लीगल डॉक्यूमेंट पढ़ के, जिसमें चार्जशीट थी, पुलिस कंप्लेंट थे, विटनेस के स्टेटमेंट थे, फोरेंसिक रिपोर्ट थी, हर चीज़ें मिलाकर इतनी ज़्यादा पढ़ने के बाद वो मैंने किताब लिखी थी। तो किताब लिखना अपने आप में ज़्यादा डिफिकल्ट था कंपेयर टू रंगा बिल्ली। क्रिमिनल को क्रिमिनल बोलना बहुत आसान है, माँ को क्रिमिनल बोलना, किलर बोलना बहुत मुश्किल काम होता है। क्योंकि हम तो आइडेंटिफाई नहीं करेंगे ना, शाम को तो घर ही जाना है ना। आप किसी को देखोगे ना, आपको मालूम है कि 1 लाख में से, मतलब 1 करोड़ में से शायद एक महिला भी ऐसी नहीं होती हो जो यहाँ पर स्टील हुआ। दैट वॉज वेरी डिफिकल्ट। सोच में आना बहुत मुश्किल है, आपने बिल्कुल सही कहा। और वो एक लेखक लिखता है, वो लेखक के लिए बहुत तकलीफदायक काम। तो जैसे आप बोलते हो आप अलग अलग लोगों के शूज़ में पाँव रखते हो तब जाके वो लिखते हो, इस केस में कैसे किया आपने, इस किताब को लिख? नहीं, इस केस के तौर पर, इस केस को देखिए मैंने कवर किया था। इस केस को मैंने खुद फील्ड से कवर किया था। जब एक पूरा केस अनफोल्ड हो रहा था तब मैंने इस केस को कवर किया था। और एक चीज़ और थी कि इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी ने न्यूज़एक्स INX मीडिया जो खरीदा था, वो जैसे उनकी वहाँ से एग्जिट हुई थी और तब मैं वहाँ पे जाके मैंने काम भी किया था। मुझे आइडिया था कि बात के एम्प्लॉयज़ बताते कि भाई फॉर्मर हमारे जो एम्प्लॉयर थे, ओनर थे, उनका क्या नेचर था, क्या काम। तो ऐसे अंदर की तो बहुत सारी खबरें मेरे पास थी ही। और प्लस जब हम कवर कर रहे थे तो उस दौरान बहुत सारी खबरें जो आ रही थी, तो फर्स्ट हैंड की चीज़ों पे था कि हम इसको कैसे रिपोर्ट करते हैं। लेकिन डिफ़िकल्ट था और मैंने इसीलिए लीगल डॉक्यूमेंट पे पूरी तरह से उस किताब को लिखने में रिलाय किया है कि भाई क्या था। बिकॉज मेरे लिए मुश्किल, लगभग नामुमकिन है कि मदर के माइंडसेट में जाकर अपने बच्चे को मारने के बारे में सोचना, मतलब नियरली इम्पॉसिबल है। मैंने, आप समझिए कि मैंने शॉर्टकट अपनाया और लीगल डॉक्यूमेंट पे उसमें रिलाय किया है। ये था। वायलेंट क्राइम्स को कवर करते हुए आपका मेंटल हेल्थ कभी इम्पैक्ट हुआ है? अब नहीं उस तरीके का तो बिल्कुल कभी नहीं। जैसे PTSD यूजुअली हम सुनते हैं, हमारे जो फ्रंट एंड ऑफिसर्स होते हैं जो वॉर फील्ड पे होते हैं उनको PTSD हो जाता है, एंड देन देयर आर वेज टू हेल्प देम, सपोर्ट देम वंस दे कम बैक। सो वैसे 60% हमने पढ़ा है कि क्राइम रिपोर्टर्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फेस करते हैं। स्ट्रेस फील करना या एक अलग चीज़ है। स्ट्रेस तो आपको हर चीज़ में होता है। स्ट्रेस आपको जॉब को लेकर होता है, करियर को लेकर होता है, आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस भी होता है, ये तमाम चीज़ें होता है। बट उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो आपके लाइफ को इतनी बुरी तरह से इम्पैक्ट कर दे कि रात को सपने आ रहे हैं, सडनली आप उठ कर रहे हो, आपका व्यक्तिगत बिहेवियर ही वायलेंट बेसिक हो गया है, ऐसा नहीं होता है। और लोग कंपार्टमेंट में जीते हैं। अब बहुत सारे पुलिस वालों को आप देखेंगे जो बड़े बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, और वो जाते हैं, लोग बाहर थर काँपते, अपने पे घर पर जाके मैंने उनको देखा एकदम कॉमन आदमी की तरह लोग जीते। वो पुलिस वाला अपने घर पर पुलिस वाला नहीं बनता है, वो अपने आप में रहता है। तो उस तरीके का होता है कि आपको एक डिटैचमेंट पता होना चाहिए कि भाई मुझे बाउंड्री लाइन कहाँ पर है, कहाँ मुझे इस पे साथ में रहना और कहाँ मुझे अलग होना है। ये आपको पता होगा तो फिर इस तरह की कोई एक्चुअली में दिक्कत नहीं है। आप कैसे डिटैच करते हैं? मैं अपनी लाइफ में को देखिए कंपार्टमेंट में जीता हूँ, 3 कंपार्टमेंट। एक जहाँ पे मैं कम्प्लीटली फैमिली मैन, जहाँ पे सब्जी भी खरीद रहा हूँ, ताने भी सुन रहा हूँ, वैसे छोटे छोटे काम कर रहा हूँ जो कोई मेरा प्रोफेशनल कलीग बोल भी नहीं सकता है, वो है। दूसरा होता है एक प्रोफेशनल पर्सन जो काफ़ी रूथलेस है,
बहुत टाइम के बारे में पाबंद है, और हर चीज़ जो एक प्रोफेशनल रूथलेस पर्सन में होता है वो होता है। तीसरा जो मेरे पर्सन है, ये समझिए आप ट्रेन का इमेजिन कीजिए कि ट्रेन के 3 डब्बे हैं। दाएं तरफ एकदम एक्सट्रीम राइट वाले के अंदर एक फैमिली मैन है, एक्सट्रीम लेफ्ट वाले के अंदर एकदम हाईली प्रोफेशनल पर्सन है। उन दोनों के बीच में डब्बा होता है, हर ट्रेन के डब्बे में एक छोटे डब्बे से दूसरे में आते हैं। तो एक बीच वाला डब्बा है, वहाँ पे प्योरली मैं रहता हूँ, न किसी का फादर, न किसी का हस्बैंड, न किसी का बेटा, न किसी का सबॉर्डिनेट, न किसी का बॉस, न किसी के लिए का राइटर, न किसी का रीडर, कुछ नहीं, प्योरली अनअडेल्टरेटेड मैं रहता। वो जो पर्टिकुलर बीच वाला जो डब्बा है वो मेरे लिए बहुत करता हूँ। मैंने लाइफ जीना सीख गया हूँ। मेरे लिए बहुत आसान है, एक डब्बे से निकल के दूसरे डब्बे जाने में। 2 ट्रेन के डब्बों में एक वेस्टिब्यूल होता है छोटा सा जाने का, एक से दूसरे में जाता हूँ, दूसरे से तीसरे में जाता हूँ, तीसरे से फिर दूसरे में आता हूँ, और एक चीज़ होती आपने कहा आपने सीख लिया है, बट जब नहीं सीखा था, उसे सीखने के बीच में वो आपने कैसे सीखा? चीज़ें धीरे धीरे ही डेवलप होती है ना, एक झटके से तो चीज़ें होती नहीं ना। दिलीप ने बहुत सारी शायरी प्यार पे लिखी होगी, पहले दिन से थोड़ी उनको ये सब चीज़ें समझी होगी। बहुत सारे राइटर या बहुत सारे लोगों ने काम, तेंदुलकर ने भी वेंट ऑन टू बिकम द गॉड ऑफ क्रिकेट, बट पहले मैच से वो नहीं बना था। सब ओवर द पीरियड है, धीरे धीरे आपके लाइफ में चीज़ें आती है और आप सीखते सीखते जाते हो। आप अपने आप एक मैकेनिज्म डेवलप कर लेते हो। दुनिया में एक बहुत छोटा सा जीव होता है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, अमीबा के लेवल वाला है। तो उसमें ऐसा होता है कि जब भी कोई बाहरी शक्ति उस पर आक्रमण करने आती है तो अपने शरीर के 2 हिस्से कर देता है। एक हिस्सा वो उसके भक्षण खाने के लिए छोड़ देता है, दूसरा हिस्से के साथ जीते रहता है। वो जीते रहता है, फिर अपने आप को एनलार्ज करता है। फिर कोई अटैक फोर्स ऐसी आती है जो उसका खाना चाहती है, अपने शरीर के 2 हिस्से कर लेता है, एक छोड़ देता है। आप समझिए लगभग इसी तरीके की चीज़ होती है कि आप अपने लाइफ पे आप प्रेशर आता है, आप एक हिस्से को आप छोड़ देते लोगों के, भैया मुझे स्ट्रेस दो, मुझे मारो, टॉर्चर करो, तकलीफ दो, गालियाँ दो। आपने उस हिस्से को छोड़ दिया ताकि आपका दूसरा हिस्सा है वो ये रहे। अब आपको डिटैचमेंट करना आना चाहिए। डिटैचमेंट आप बहुत तरीके से कर सकते हो एक्चुअली में। आपके पास आपका हर रिलीजन के बारे में, इसमें रिलीजन के तो इसके बारे में आपको आइडियाज़ मिलेंगे, इंस्पिरेशन मिलेगी, किताबों से मिलेंगे, गुरुओं से मिलेंगे, फैमिली में कोई चीज़ होगा उससे मिलेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ों से। आपसे रिकॉर्ड करना चाहते हैं कि जब ये जो जर्नी थी डिटैचमेंट की, वो आपने कैसे तय कि आपने अपने आप से क्या कॉन्वर्सेशन किया जिसकी वजह से ये डिटैचमेंट ईजी हो गया? बिकॉज नहीं ईजी होता है एंड वो बहुत इम्पैक्ट करता है। मैंने एक नाम मैं बोलने गया, बहुत बार आप वृद्ध तपस्वी के साथ भी बैठते हैं। वृद्ध तपस्वी आप जानती क्या होता है? आप एक्सप्लेन। के लिए आप ट्रांसलेट कीजिए। वृद्ध ये तो व्रत मीन्स सेल्स। हाँ, बताइए अंग्रेजी में। वुमेन मदर। नहीं, वृद्ध, वृद्ध मतलब बूढ़ा, पूरा अंग्रेजी में। ओल्ड। तपस्वी मतलब जो मेडिटेटिव एक्सपीरियंस है वही ना, मेडिटेटिव। हाँ, मॉन्क, ओल्ड मॉन्क। ये एक मुझे आपकी लाइफ ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं, सिर्फ एक ही नहीं होती है जिसके ऊपर रहते। अब आप उसको किस तरह से कॉम्बिनेशन में लेते हैं या नहीं लेते हैं या तो पता होता है। हर इंडिविजुअल इसको अलग तरीके से हैंडल करता है। और ये बात ऐसी, आप देखिए एक ही तरह का एक्सपेरिमेंट है, एक ही तरह की सिचुएशन, आप 5 अलग लोग को डालिए, लोग 5 अलग तरीके से करते हैं। और ये छोड़िए, मैं आपको लीगल तौर पे बताता हूँ कि एक ही केस, सेम मेरिट के साथ, सेम आर्ग्यूमेंट के साथ में 5 अलग जजेस के सामने जाए, 5 अलग जजमेंट। आप एक ही रिलीजियस चीज को 5 बड़े रिलीजियस हेड्स के पास भेज दीजिए, उसके 5 इंटरप्रिटेशन आपको करके देंगे। तो ये हर इंडिविजुअल पर होता है कि वो किस तरह से करता है। वो आइडेंटिकल नहीं कर सकता, ह्यूमंस है, मशीन नहीं है। मशीन है एक ही तरह का प्रोडक्ट मुझे लगातार देगी। ह्यूमन से हर आदमी अपने लेवल पे इंटरप्रिटेशन करेगा, अपने हिसाब से करेगा कि वो कितना वो हजम कर सकता है, कितना हजम नहीं करेगा, उल्टी कर सकता है, ये उसके ऊपर होता है। तो यार ये वही तरीका है कि आप अपने आप को कैसे डिटैच करते हो और अपने आप को के लिए कैसे तय करते हो कि भाई क्या चीज़ मेरे लिए अच्छी है, क्या चीज़ अच्छी नहीं। आप और मैं बैठ के खाना खाए 4 लोग के साथ में, वो उसी खाने का खाना उतना ही स्वादिष्ट हो सकता है हम कम खाए ज़्यादा खाए, हो सकता है वही खाना खाने से एक किसी को आगे जाके प्रॉब्लम हो जाए है और दूसरा आदमी आराम से अगले दिन उतने ही ढंग से जाए। तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरिंग होता है, इसमें कोई ऐसे बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस वाली बात थी। सो अगर हम बात करें जर्नलिज्म के चेंज की, जो हमने शुरुआत में भी आपने मेंशन किया कि जर्नलिज्म काफ़ी चेंज हो गया है,
सो जी न्यूज़ से लेके एनडीटीवी, टाइम्स नाउ तक के न्यूज़ रूम आपने देखे हैं। तब के जर्नलिज्म और आज में क्या फ़र्क है आपके हिसाब से? बिल्कुल, देखिए 1995 से मैंने मेरी पत्रकारिता शुरू की थी। सिटी केबल नाम का एक लोकल चैनल था, उसके बाद जी न्यूज़, फिर एनडीटीवी, फिर टाइम्स नाउ, आईबीएन, न्यूज़ एक्स। देन मैंने पीएचडी करने के लिए 2 साल का ब्रेक लिया, देन अगेन बैक टू जी न्यूज़। अलग-अलग दौर भी देखे हैं, वो दौर भी देखे हैं जब मोबाइल फ़ोन के 16 रुपये इनकमिंग होते थे और हम लोग साथ में 1 रुपये का कॉइन लेके चलते थे कि कॉइन डाल के फ़ोन पीसीओ से फ़ोन करना। और हमने ओबी वैन के भी दौर देखे हैं और आज भी देखा कि हमारे मोबाइल से भी पत्रकारिता हो जा रही है। बट टेक्नोलॉजिकली पत्रकारिता में अच्छी चीज़ें बहुत सारी हुई है। मतलब एक ज़माना था कि हम टेप्स लेकर जाते थे और एयरलाइन के लोगों को रिक्वेस्ट करते थे पैसेंजर के साथ, प्लीज़ ले जाइए टेप, दिल्ली में मेरा आदमी पिकअप कर लेगा। तो यहाँ से मुंबई से टेप देते थे, दिल्ली से पिकअप करता था, स्टोरी एडिट होके शाम को आती थी। आज की तारीख में मैं मेरे मोबाइल से ही लाइव करता हूँ। तो टेक्नोलॉजिकली हम बहुत एडवांस हुए हैं। अब बात करते हैं नॉन टेक्नोलॉजिकल चीज़ का, जहाँ पे जर्नलिज्म की आत्मा होती है। ये आत्मा जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होती है और मरते गई, ये अपने आप को एक गुलाम किया है। और ये सबसे ज़्यादा शुरुआत इसके 2 से 3 हुई कि सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। 2005-6 के आसपास एक दौर आता है जहाँ पे सडनली टीआरपी की रेस इतनी होती है कि सांप, साधु, भूत, बिच्छू, राकेश रावण, पता नहीं एंटरटेनमेंट की जो चीज़ें आप पढ़ो तो खाली टीआरपी से मतलब है, अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जाता है वगैरह वगैरह। वो एक दौर आता है जो पहला पतन का दौर 2005-6 के आसपास, उससे धीरे धीरे पत्रकारिता उभरती है। उसके बाद अगला दौर आता है 2013-14 के बाद से, जो आज तक चल रहा है। यहाँ पे सडनली पत्रकारिता कहाँ गायब होती है, 90% बात करो, 10% लोग अब भी अच्छा काम करें, वो कहाँ गायब होती है पता नहीं चलता है। सडनली सवाल के नाम पे सरकार के बजाय विपक्ष से सवाल होना शुरू होते हैं। एक एंकर होता है, वो पार्टी के स्पोक्स पर्सन की भूमिका निभाता है, वो तिलमिला जाता है। और आज की तारीख में कभी आपने पुराने तौर पे देखा ना कि किसी भी पत्रकार को इस लेवल पे बेइज्जत करके बोला जाता है। आज कोई भी प्रवक्ता भी किसी पार्टी का बैठता है, वो सडनली पत्रकार को उल्टा सीधा सुना देता है कि भाई तुम इस पार्टी के दलाल हो, तुम इस पार्टी के वो सुना देता है। हम देखते हैं उसकी रील बस के घूमती है। आज पत्रकार बहुत जगह पे जाता है, या एंकर जब जाता है पब्लिक के बीच में कुछ इंटरव्यू लेने के लिए, करने के लिए, तो उसको 4 गालियाँ सुनते हैं। लोग खुद ही वीडियो बना के डालते हो, एंकर नहीं बनाता, बट सडनली लोग वायरल उसको कर देते हैं। ये अचानक तो नहीं हुआ है ना, डी जनरेशन वो धीरे धीरे होता गया है। और आज ये नौबत आ चुकी है कि जो रिस्पेक्ट था पत्रकारिता का, वो एक्चुअली में तो पत्रकारिता खो चुकी है। अब रिस्पेक्ट वाला चीज़ नहीं है। और इसके लिए जिम्मेदार भी पत्रकारिता ही है। मैं कभी किसी राजनीतिक सत्ता को इसका दोष नहीं देता। राजनीतिक सत्ता का तो काम है राजनीति का राज करने की नीति करनी है, तो उस राज करने के लिए वो तो किसी भी तरह का हथकंडा अपनाएगा। आप अपने तौर पर अपने आप को किस लेवल पे कायम रख पाते हो एज अ पत्रकार या नहीं। अमेरिका में देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के सामने लोग खड़े होकर बोलते हैं, जवाब देते हैं, डोनाल्ड ट्रंप 4 गालियाँ देता है, लेकिन उसके बावजूद लोग सवाल पूछ रहे हैं वहाँ पे। आपको अपने यहाँ पे इस तरह के कितने इंसिडेंट दिखाई देते हैं। ये बेसिकली फ़र्क होता है। कहा जाता ना, एक चुप 100 सुख। कभी ऐसा लगा कि लाइफ के लिए या प्रोफेशनली एक सच को बरी कर दें ताकि इजी हो जाएगा आगे का प्रोसेस? समझ नहीं पाया। जैसे कहा जाता ना कि एक बार आप चुप रह लो तो आगे 100 सुख मिल जाएंगे। तो कभी ऐसा कोई एविडेंस, ऐसा कोई इन्फो आया जो आपको लगा, इसलिए लगा क्योंकि कहीं ना कहीं से प्रेशर था कि अगर छुपा लूँगा तो लाइफ इजी हो जाएगी पर्सनली, प्रोफेशनल? नहीं, ऐसे ऊपर से दबाव और इंसिडेंट आए भी है। और 2 जगह का मैं बताता हूँ। एक तो मेरी शीना बोरा वाली किताब में है कि मैं एक्सपोज कर रहा था, तो मुझे आया कि भाई इंद्राणी मुखर्जी, पीटर मुखर्जी जो हैं, ये लोग ईद की पार्टी में गए थे। और जब भी मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर आए थे, उनके पास गए थे, तो हमने पुलिस कमिश्नर के पास में एक फैक्स भेज के, ईमेल भेज के सवाल पूछा कि भाई क्या ये बात सच है, आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो और ये लोग आपके पार्टी में भी आए थे, आप जानते हैं क्या? ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो उस दौर के अंदर ये हुआ था कि मुझे याद है एक त्यौहार कोई था और मैं बाजार में कुछ सामान खरीदा, तो मुझे फ़ोन आता ऊपर से और कहा गया कि देखो ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, बेमतलब ऑफिसर को परेशान कर रहे हो। ये एक इंसिडेंट होता है।
मैंने क्या किया, मुझे पता था कि अब मेरे चैनल पे खबर नहीं चल पाएगी। मैंने तमाम जगह पे दूसरे ने राइवल चैनल वाले और राइवल कॉम्पिटिटर पत्रकारों को जाके मुफ्त में अपनी मेहनत की हुई रिपोर्ट दी। मेरा यह था, मेरे यहाँ नहीं चलेगी ना, कहीं तो चलेगी, खबर तो नहीं दबेगी। सिमिलर चीज़ मेरे तेलगी वाली किताब में भी थी कि मेरी एक जो खबर थी वो जब लीक हो जाती है, मैं जाके और पत्रकारों को खबर दे देता हूँ। एक तरह से आप बोले कि प्रोफेशनली कि हाँ, जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो, जिस चैनल के लिए काम कर रहे हो, उसके बजाय खबर आप किसी और को दे रहे हो। मेरा सिंपल कहना है कि भाई मेरा काम था खबर दिखाना, चलाना, मैं वो खबर दे रहा हूँ मेरे चैनल के पास। मेरा चैनल अपने, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, कई सारी वजह से हो सकता हो नहीं चलाना चाहता या वो मुझ पर दबाव डाल रहा है अच्छी खबर नहीं चलाने का, तो मैं सिंपल कहूँगा कि भाई ठीक है, मैं 4 लोगों को और दे दूंगा, किसी को तो वर्थ लगेगी। दुष्यंत कुमार थे, हिंदी के बहुत बड़े राइटर है, उनकी लाइन जो थी कि मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, वो कहीं भी आग पर आग जलनी चाहिए। मेरा ये होता है कि पत्रकार हूँ, रिपोर्ट पे मैंने मेहनत की है, मेरे नाम से नहीं छपेगी, किसी और के नाम से छपेगी, छपनी जरूर चाहिए, उसका आखिर में है कि लोगों तक आना चाहिए। सो शीना बोरा केस की अगर बात करें तो इंद्राणी मुखर्जी जिन्होंने ये पूरा केस को अंजाम दिया था, उनको हमने जितना भी देख पाए हैं जेल में, जेल के एनवायरनमेंट में जब वो रहते थे, जिनके पिक्चर्स देखे हैं, वो हमेशा इतने वेल ग्रूम्ड कैसे रहते थे? देखिए, इससे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी मैंने किताब में भी जिक्र किया, और इसका मैं एक दूसरे तरीके से भी ये रहा हूँ, क्या कहते हैं, विटनेस रहा हूँ। हुआ ये था कि ये तस्वीर तो हम देख रहे थे, मैं जब लॉ कर रहा था 2017 से 2020 के दौरान, तो लॉ के कोर्स में होता ये है कि अब एज अ पार्ट ऑफ कोर्स आपको बहुत बार जेल का भी विजिट करना पड़ता है। तो मैं भाईखला जेल था, उस पर विजिट के लिए गया था, तमाम बाकी भी जो लॉ के स्टूडेंट्स थे उनके साथ, तो सफ़ेद शर्ट काला पहन के हम गए थे। तो वहाँ पर मैं गया, और भाईखला जेल पे 2 तरह के होते हैं, एक महिलाओं का जेल है और दूसरा रेलवे के जो छोटे मोटे अपराध करने वाले, पिक पॉकेट वाले, वो कैदी वहाँ रखा जाता है, उसके 2 सेकंड। मैं भाईखला जेल में गया, तो भाईखला जेल में मैंने देखा तो पिंक कलर का टी शर्ट था और फिर ब्लैक कलर का ट्रैक्स था, और एक फाइल उठा के एक लेडी आ रही है, काले बाल वगैरह। अब मैं सोच रहा हूँ इसको कहीं तो देखा है, मैं कहीं तो देखा है, मैं याद नहीं आ रहा, मतलब इतना वेल ग्रूम याद नहीं आ रहा। तो फिर वो कांस्टेबल जो एक हवलदार था जो जेल का, वो भी पहचान वाला था, उसने बोल दिया कि सर वो इंद्राणी मुखर्जी है। मैं बोला अरे ये ऐसी कहते जेल के अंदर रहना मतलब पता नहीं, ये नहीं रहता। तो उसने बोला पता नहीं, लेकिन कुछ तो चीज़ है कि यहाँ से अभी थोड़े दिन जेल में रह के जाएगी, बाल वाल सफ़ेद वफ़ेद हो जाएंगे, जेल से जब जाती है तो फिर रहते हैं कोर्ट की हियरिंग के लिए आती है, उसके बाद तो उसके जो बाल हैं वो काले रहते हैं और थोड़े में टच होते हैं। अब सिंपल देखिए, इन दोनों के बीच में ही कुछ होता रहेगा, और कोई ना कोई चीज़ें। और इसमें एक चीज़ और आपको बताऊं कि आप उसको लेके कितना अपने लुक्स और उसको लेके कितना बड़ा ये रहा होगा, क्योंकि क्या पुलिस की चार्जशीट पढ़ेंगे तो जिस दिन ये क्राइम हुआ है, शीना बोरा का मर्डर हुआ है, उस दिन इंद्राणी कुछ घंटे पहले वो जाती है एक जगह से कुछ सामान वाइन शॉप से वाइन अगर खरीदती है, उसके बाद वर्ली के एक ब्यूटी पार्लर में जाती है जो उसके घर के पास था, और वहाँ पे जाके जो ब्यूटी पार्लर में जो भी अपना सजना संवरना होता है वो होती है, उसके बाद आती है, और 2 से 3 घंटे बाद जाके शीना का मर्डर होता है। आप सोचिए, कोई अपने औलाद को, मतलब पुलिस चार्जशीट के हिसाब से मैं सोच कहूँ तो कोई अपने औलाद को मारने के लिए जा रहा है और उसके लिए तैयार वगैरह होने की क्या जरूरत होती है। और चार्जशीट में एक और अच्छी लिखी है, अगले दिन जब उसकी बॉडी को डिस्पोज करने जा रही थी तो शीना जब बैठी थी तो उसने डेड बॉडी का मेकअप भी किया, माँ ने बच्चे का डेड बॉडी का मेकअप कर रही है, खुद उसके बगल में होती है क्योंकि बॉडी को आगे डिस्पोज करने जा रही। ये लेवल था। मुझे कभी समझ में नहीं आया कि सजना संवरना लाइफ में कब और कैसे इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये केस में हुआ था। यस, अगेन ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। आप सोच नहीं सकते हो, आप अपने औलाद को छोड़िए, कोई ऐसे ही अनजान आदमी की लाश होगा उसके बगल में नहीं बैठ सकते हो। अब आप कर रहे हो, और आप किस चीज़ जाने के पहले आप तैयार होने जा रहे हो, आप किसी वेडिंग में नहीं जा रहे हो, कोई अवार्ड फंक्शन में थोड़ी जा रहे हो कि आप तैयारी करने जाओगे, ब्यूटी पार्लर जाओगे। इस केस में हुआ है, मैं नहीं कह रहा कि मतलब पुलिस की चार्जशीट में लिख, ये लेवल था उसका। बाप रे, काफी सोच में पड़ने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि कैसे एक मदर मर्डर तो करती है प्लस हमेशा मेकअप करके जा रहे हैं। मैं तो बिलीव ही नहीं, एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही हूँ। एज अ मदर तो बिल्कुल ही नहीं
आप फील एज करना ह्यूमन बीइंग भी मुश्किल है। ऑब्जर्व नहीं कर सकते बात। बट एज अ एक माँ होने के बाद तो और डिफिकल्ट है ये बात को सोचना, एब्जॉर्ब करना, समझना भी कि ये कैसे हो सकता है। संजय जी, न्यूज़ या बुक्स में लूट, डकैती, गोलीबारी, दंगे के शिकार लोगों का नाम खुल के तो हम बोल ही देते हैं, लेकिन रेप विक्टिम का नाम रिवील करना अनएथिकल क्यों माना जाता है? सिर्फ रेप विक्टिम का नहीं, इवन जो जुवेनाइल्स होते हैं, 18 से कम उम्र के भी जो विक्टिम हो या चाहे अपराधी हो, उनका नाम भी नहीं रिवील किया जाता। और इसके पीछे बाकायदा कानून भी है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी हैं। और ये वजह ये होता है कि सोसाइटी का स्टिग्मा वाला जो चीज़ है, क्या हमारा समाज एक्चुअली में इसके लिए तैयार है? अभी का नहीं है, बहुत पहले से आप ले लीजिए। एक रेप विक्टिम जब जाएगी या उसका नाम पता चला, अड़ोस पड़ोस के लोग को मालूम पड़ा, कॉलेज में मालूम पड़ा या कहीं भी पता चला, हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे? मतलब कि समाज उसके लिए तैयार नहीं होता है कि एक रेप की विक्टिम है, उसको समाज अलग नज़र से देखेगा। उसकी आगे अगर शादी होनी है या उसके आगे की लाइफ है, उसकी जो बदनामी होगी, वो विक्टिम के लिए वो जो रेप है वो तो गलत काम हुआ ही होगा, नहीं? लेकिन उससे ज़्यादा तकलीफ, उससे शायद या उतनी ही तकलीफ शायद समाज जो है वो दे देगा। तो यही वजह है कि कहा जाता है कि इनफैक्ट कहीं न्यूज़ उसके ट्रायल भी, रेप के क्या ट्रायल जो होते हैं बहुत बार इन कैमरा होते हैं कि, और एक पत्रकारिता की उसूलों के लिए भी ठीक नहीं है कि आप इस तरह किसी का, इनफैक्ट उनके परिवार वालों की भी जो पहचान वगैरह वो भी जाहिर नहीं की जाती कि किसी तरह से पता चले। और ये मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है और ये हमेशा माना जाना चाहिए। थोड़ा मेरा पर्सपेक्टिव है इस बारे में जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। सोसाइटी रेप विक्टिम को ये एहसास क्यों दिलाती है कि उसकी इज्जत लुट गई है? असली इज्जत तो उस बंदे ने लूटी है जो रेपिस्ट एक्चुअली में था। क्यों नहीं ऐसा माहौल बनाया जाए कि विक्टिम खुल के बोल सके कि मैं आज भी वही लड़की या वो लड़का हूँ जो अपनी माँ या बाप की बेटी या बेटा हूँ? ऐसा हम पर्सपेक्टिव क्यों नहीं क्रिएट कर सकते? आदर्श समाज क्या हम दे पा रहे हैं? कि सवाल इस बात का है। और कितने लोग एडुकेटेड और कहाँ कहाँ करेंगे? मैं अर्बन इलाके में मुंबई में बैठ के बोल सकता हूँ, शायद यहाँ की सोसाइटी कंपेयर टू बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया से शायद ओपन हो, या अर्बन इलाकों की सोसाइटी कंपेरेटिव शायद ज़्यादा एडेप्टेबल हो कंपेयर छोटे से था। और मैं मुंबई भी बहुत ऐसे, मुंबई की भी आप झुग्गी झोपड़ियों में चले जाइए, लोअर मिडिल क्लास कॉलोनीज में जाइए, देखिए किस तरह का होता है। और ये कॉलेजेस और अपर लेवल पर भी होता है। सबसे बड़ा उसके लिए एक मानसिक तकलीफ बहुत ज़्यादा हो जाती है। हम उसको एक आघात तो एक रेपिस्ट ने दे ही दिया, क्रिमिनल ने दे दिया। दूसरा आघात हम बतौर सोसाइटी हमें नहीं देना चाहिए। एज अ सिविल सोसाइटी इसका किसी कोई ज़रूरत नहीं। अनटिल जिस दिन मुझे लगेगा कि भाई एक भी आदमी इसमें बोलेगा नहीं या हमारा समाज तैयार हो गया, उस दिन हम बात कर सकते हैं। बट वी ऑल नो कि हमारा समाज एक आदर्श समाज नहीं है। और अगर हम आदर्श समाज नहीं है तो हम उस तरह चीज़ के लिए अभी तैयार दिखे। एक और सवाल था मेरा आपसे। हम अंडरवर्ल्ड डॉन की बात करते हैं जब, और हम हमेशा यही सोचते हैं कि ये लोग आपको कॉल करते होंगे, जर्नलिस्ट को तो धमकी देते होंगे, ये मत करो, ऐसे मत करो वरना मैं आपको उठा लूँगा, मार दूंगा, फलान ढिमकाना। कभी ऐसे कॉन्वर्सेशंस भी हुए हैं जेनरिक? अरे बहुत बार ऐसा तो फालतू टाइम पास करने के लिए भी कर देते हैं। इसका मुझे करने का ये था कि बीच में वो गैंगस्टर छोटा राजन, तो बीच में ऐसे ही बहुत सारे पत्रकारों को फ़ोन करता था। अब वो फ़ोन करता था रात को 2 बजे, वो दौर में वही अपना फ़ोन में लेके सोया। तो एक आध बार किया तो आदमी ने बात कर लिया, उसको उसका नाम निकनेम नाना था, तो नाना, तो एक आध बार बात की, उससे मराठी में बात करता था। और ऐसे पे और क्या चल रहा है, क्या है वगैरह, तो एक आध बार बात कर लिया। फिर मैंने उसको बाद में बोला, मेरी डॉटर छोटी थी, तो मैंने उसको फ़ोन पे बोला, देखो तुम जो टाइम जोन में रहते हो और उस वहाँ पे भी तुम 12-1 बजे सो के उठते रहोगे और शाम को 4-5 बजे लंच करते रहोगे, फिर तुम्हारे पास चीज़ें हैं, तब तक मेरे यहाँ पे 2 बज जाता है। मैं नौकरी करता हूँ, मेरे को सुबह ऑफिस जाना है, अब रात को 2 बजे मेरे को फ़ोन करके इधर उधर की बातें करते हैं। मेरी डॉटर सोती है, छोटी है, उसको डिस्टर्ब होता है, कंटी में जो उससे बचता है। मैंने फ़ोन कहाँ रखा है, इसलिए कोई काम की खबर हो, काम की खबर होगी तो अलग कीजिए, अदरवाइज आप बार बार ये फ़ोन मत किया करो। नींद मेरी टूटती है, मेरे को नौकरी करना है, आपको तो आप आराम से अपनी जगह पे करने वाले हो काम। तो ये उसको मैंने कहा। और बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, एक और बंदा था, क्या नाम भी याद नहीं रहा, हाँ वो भी गैंगस्टर था, नॉर्थ इंडियन नहीं था, भूल गया। तो वो मुझे कर रहा था फ़ोन, मैं बोलता देख रात को मुझे नहीं करना, नाइट रिपोर्टिंग पे जो रिपोर्टर है ना उससे फ़ोन किया कर, मैं एडिटर हूँ।
बड़ा चीज़ होगा तो फ़ोन करने का। तो बोलता नहीं भाई मैं ऑस्ट्रेलिया से बोल रहा हूँ। मैं बोला यार ऑस्ट्रेलिया से नहीं बोल रहा है, तेरा फ़ोन ट्रैक हो चुका है, तो पालघर एरिया के अंदर ही कहीं पे है वो चीज़ों का है, तो फालतू में फ़ोन मत किया कर, काम रहेगा तो बता, न्यूज़ होगा तो बता, अदरवाइज फ़ोन मत किया कर। और बाद में सही निकला कि थोड़े दिन बाद वो इसी एरिया बंटी पांडे नाम याद आ गया, हाँ वो बंदे को वहाँ से पकड़ा गया। और ये लोग आपस में बहुत सारे ये भी होते क्रिएटिव होते। एक डॉन था रवि पुजारी नाम, बीच में प्रीति जिंटा से लेके कुछ खबरें हुई थी, उसने किसको धमकी वगैरह दिया, तो उसने फ़ोन किया, फ़ोन करके बोलता है लैंडलाइन पे, बोलता है कि ऐसा ऐसा मैंने धमकी दिया है, मेरा नाम ये मतलब ठीक है, रख दिया फ़ोन। तो ये बोला भाई ब्रेकिंग नहीं चलाया। तो मैं बोला चलाएगा, दिया है दिल्ली के अंदर वगैरह वगैरह। अच्छा कुछ फ़ोनो रहा तो बताना, मैं फ़ोनो करेगा। फ़ोनो का मतलब ये था फ़ोन पे जब ऑडियो इंटरव्यू रिकॉर्ड करते न्यूज़ की भाषा में उसको, मतलब फ़ोनो होगा ना तो बताना। फिर एक आधे घंटे बाद फ़ोन आया, तो मैं बोला यार दिया था नहीं, उसमें दम नहीं है। अब अच्छा दूसरा हमारा पॉलिसी हमेशा रहा कि अंडरवर्ल्ड वालों का फ़ोन में चला के ग्लोरीफाई करना नहीं है, क्योंकि इससे उनका सीवी मजबूत होता है, तो और को डराएंगे। तो हम इन प्रिंसिपल में मानता ही नहीं था कि कराना। फिर उसका फ़ोन आता है, बोलता है चलाया नहीं, बोला खबर में दम नहीं लगा वगैरह नहीं। भाई कम से कम नीचे टिकर तो चला देना। ये मुझे ऐसा लग रहा है मतलब कि उनको पीआर टर्मिनोलॉजी उनको मालूम है कि टिकर क्या होता है, फोनो जो शब्द है जो न्यूज़ वालों को मालूम होता है वो उनको पता होता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग एक्चुअली में, मतलब ऐसे फनी इंसिडेंट भी उन लोगों के साथ होता है। और वो इंटरेस्टिंग है, मतलब ये इस तरीके से ना कि अच्छा तब तो इंस्टाग्राम नहीं था, यूट्यूब नहीं था, तब हमारा पीआर कैसे करें, मार्केटिंग कैसे करें। तो चलो एक धमकी दे देते हैं और एक जर्नलिस्ट को फ़ोन कर देते हैं कि इसका रिपोर्टिंग कर दो। वो ऐसा ही रहता इंटरेस्टिंग, ये तो हमें पता ही नहीं हो कभी भी कि ऐसी भी चीज़ें होती है आप लोगों है। के ऐसा है कि खाली बैठे रहते हैं, कुछ काम धंधा रही नहीं तो लोग इधर उधर का फोन चलने में ये लोग लगे रहते हैं। लीगल रियलिटी और पब्लिक परसेप्शन में इतना गैप क्यों है, जैसे उन्नाव में हुआ था। आप बात करें मतलब जो फैक्चुअल क्राइम हुआ है वो और पब्लिक, ये वजह इसलिए भी है, सबसे बड़ा फर्क है कि मीडिया अपना शायद काम सही तरीके से नहीं कर रहा है। सही तरीके से नहीं करना है कि एक केस के फैक्ट्स होते हैं, आप उस फैक्ट्स को जब बताते हो तो केस कितना सेंसिटिव है उसके हिसाब से होता है। आप उसके फैक्ट्स को आप बताइए, द टाइम आप उस फैक्ट के अंदर नमक मिर्च मसाला लगा के बताना शुरू करते हो वहाँ प्रॉब्लम होता है। आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन उसके बावजूद आप जब बोलते हो कि मैं ये जिसको हम कहते हैं कि फेंकना शुरू किया कि दाएं बाएं की बातें करके, वहाँ पे गड़बड़ है ना, ये चीज़ शुरू होती है और यहाँ से पब्लिक परसेप्शन ना बनना शुरू होता है। क्लासिक एग्जाम्पल आप पकड़िए सुशांत सिंह राजपूत वाला केस। सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में क्या होता है कि राइट फ्रॉम द डे वन हम मुझे पता था, सबका था कि भाई इसका सुसाइड है, लेकिन बिहार में चुनाव होने वाले थे, देश में कोविड था, सरकार को अपनी असफलताएं छुपानी थी, एक मुद्दा मिलता है। वो मुद्दा मिलने के बाद में वो शुरू करते हैं। अब वो केस पहले मुंबई पुलिस के पास आता है, मुंबई पुलिस बोलती कुछ उसमें नहीं है। फाइनली वो दिया जाता है, किसको दिया जाता है, वो जाता है केस सीबीआई के पास। सीबीआई को उसमें कुछ मिलता नहीं है, दूसरी जगह पोस्टमार्टम के अंदर ही मालूम पड़ता, कोई फाउल प्ले नहीं लगता है। फिर उसके बाद में ईडी उसमें कूद पड़ती है, तो ईडी को भी कुछ नहीं मिलता। फाइनली एनसीबी आती, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, और वो ड्रग सप्लाई का ड्रग एंगल को पकड़ती है, 8-10 ग्राम ड्रग्स से आप ऐसे वैसे को। और फिर आता है कि बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स चलता है। बॉलीवुड में ड्रग्स चलता है ये आज की बात है क्या, ये ओपन सीक्रेट है, हर कोई जानता है बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स चलता है, कोई नई बात नहीं थी। बट उसका इससे कोई संबंध नहीं था। बट आप देखिए कि देश 3-4 महीने तक कुछ और किया ही नहीं था। वो एक जो लड़की थी वो जाती है और मीडिया वाले उसके ऊपर मतलब 100-200 मीडिया वाले बिना कोविड के, लॉकडाउन के या जो भी प्रिकॉशन लेने का उसके पीछे पड़े हुए थे और तमाम होता। बाद में आज ये केस कहाँ खड़ा है, क्या हो गया उस केस का, कुछ नहीं। आइए कम टू शाहरुख खान के बेटे वाला केस, क्या क्या उसके बारे में पहले 2 दिन का रिकॉर्डिंग देखी कि क्या क्या वगैरह था, और उसके बाद जब कोर्ट का वर्डिक्ट आता है इसका या कोर्ट का जो ऑर्डर आता है उसके बारे में क्या कहेंगे। तो आप अपने टीआरपी के लिए मीडिया बहुत बार चीज़ें बना देती, पब्लिक परसेप्शन बन जाता, पब्लिक उसके बारे में ऐसा सोचना शुरू कर देती है। उसके बाद में तमाम जितने सोशल मीडिया पे अपने कमेंट से लेके सारी चीज़ें करती है और कुछ नहीं हुआ। क्लासिक एग्जाम्पल इसलिए मैं हमेशा सुशांत सिंह का देता हूँ, इस केस में कुछ नहीं था लेकिन 3-4 महीना ये देश इसी में उलझा रहा था। जैसे देश के सामने कोविड जैसी भयंकर समस्या लेके कोई प्रॉब्लम बची ही नहीं थी। चुनाव हो गए बिहार के, उसके बाद
कुछ सुशांत सिंह राजपूत को सुसाइड करने की ज़रूरत क्या पड़ गई? क्योंकि हमें एज एन ऑडियंस आज भी यही लगता है कि इट वाज नॉट अ सुसाइड। स्पेशली इस बात का है कि क्या उसके मरने में फाउल प्ले था या नहीं था। फाउल प्ले कहीं नजर नहीं आ रही, ठीक है, फाउल प्ले नजर नहीं आ रहा, जितने सर्कमस्टेंसेस थे, पुलिस की रिपोर्ट थी, साइड का था। अब उसने क्यों किया ये बताने के लिए खुद तो मौजूद नहीं है। ये चीज़ों के अलग अलग उसमें भी कयास लगाते जाते हैं कि भाई कुछ ये कयास भी लगाया गया था जो बॉलीवुड में एक शब्द क्या इस्तेमाल होता है अपने बच्चों को प्रमोट करते हैं जिसके लिए, वो चीज़ों का भी किया गया। फिर ये भी लोगों ने बोला कि इसको फिल्में नहीं मिल रही, इनका जो भी कारण रहे हो, जिस तरह के भी कारण रहे हो, लेकिन उसका ये वो मतलब नहीं था कि उसमें फाउल प्ले था। और आपने 3-4 महीने इस देश को जो घुमाते रहे एक चीज़ को लेकर, कोई और एजेंडा नहीं था, ये चीज़ों के बारे में सोचिए। परसेप्शन कहाँ बनता है? आपने सवाल था कि लीगल रियलिटी एंड परसेप्शन, लीगल रियलिटी पूरी तरह से अलग थी और परसेप्शन पूरी तरह से एकदम अलग बना दिया गया इनको, और लोग बाद में मानने को तैयार नहीं हो। क्राइम स्मेल करने की पावर प्रोफेशनल लाइफ से हटकर डेली जिंदगी में फ़ायदे देती है क्या? आपको झूठ बोलने का एक स्किल आ जाता है। छोटी मोटी जो चीज़ें रहती है ना, खासकर आप फैमिली के लेवल पे डील कर लेते हो कि क्या चीज़ें होता है, प्रोफेशनल लेवल पे भी आपको डील करती है। जैसे बहुत बार ये होता है कि हम लोग बहुत बहुत खबरें करने जाते थे, हमें पता होता कि एजेंसी मॉनिटर कर रही है, पुलिस के खिलाफ है कि कोई पीछा कर रहा होगा या मेरे मोबाइल की लोकेशन पता चल जाएगी। उस वक्त में हम लोग को ये सोचना पड़ता, अच्छा ये क्रिमिनल को बचना होगा तो कैसे बचता। तो इस हिसाब से छोटे मोटे चीज़ें करते रहते हैं, बट डजंट मीन विथ ये मेथड्स है, नॉट क्रिमिनल एक्टिविटी। तो थोड़े बहुत तो हर कोई कर ही लेता है, आप जिस फील्ड में भी रहोगे थोड़ा बहुत करता है। वो एंटरटेनमेंट रिपोर्टर है ना, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग करते करते अपने हम पे थोड़ा बहुत सा एक्टिंग भी सीख जाता है। ये वैसा ही है, कोई मंदिर के बाहर चपरा जो चौकीदार होता है वो भी 20 साल तक सुनता रहेगा ना हनुमान चालीसा का, तो हनुमान चालीसा उसको याद हो जाती है। समझिए कि एक लगभग उस तरीके की चीज़ होती है कि आप कोई चीज़ को लगातार जब करते रहते, सुनते रहते, आपके दिमाग में जाता है, थोड़ा बहुत उसमें असर आता है। डजंट मीन कि आप क्राइम करते हुए या क्रिमिनल बनते रहो। कभी किसी केस के इन्वेस्टिगेटिव फेलियर से सबसे ज़्यादा आप सीखे हैं? केस के इन्वेस्टिगेटिव फेलियर मतलब मेरे वाले आपने जो इन्वेस्टिगेशन किया और आपको लगा कि इट वाज गेट सक्सेसफुल, समथिंग दैट यू वर ट्राइंग टू अचीव। हाँ, एक इंसिडेंट एक्चुअली हुआ था, बहुत अच्छी चीज़ें थी, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। हुआ ये था कि महाराष्ट्र का में एक मंदुरबार जिला है, आदिवासी जिला है, वहाँ पे तकरीबन 150 बच्चों की मौत हुई थी और सब कारण अजीब अजीब थे, बुखार से मर गया, निमोनिया से मर गया, लेकिन असल कारण था कि मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण। इनको सही तरीके के पौष्टिक चीज़ें नहीं मिलती थी, बॉडी का इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कमज़ोर हो जाती थी, फिर कोई छोटी मोटी बीमारी भी उनकी जान में लेती थी। तो मैंने किया था उस खबर को, मैंने बहुत ढूंढ के निकाला, आदिवासी इलाकों में घूमा, 40-40 डिग्री टेम्परेचर था, उसमें घूम घूम के काम वाम किया। और जिस दिन मेरे को रिपोर्ट डालनी थी ना, उस दिन 9/11 हो गया, और जो ट्विन टावर में जो बॉम्ब कर दिए थे, उसके बाद में मेरी वो खबर, मतलब मुझे क्या, दुनिया के किसी भी न्यूज़ चैनल में आने वाले कई दिनों तक कुछ और चला नहीं, वही चल रही थी। तो वही एक मेरी खबर थी जो मुझे लगता है कि मतलब अच्छी खबर थी, बहुत मेहनत की थी, और इसको जो दिखाई भी बाद में गई, लेकिन बाकी तौर पे दुनिया में इतनी बड़ी खबरें और हलचल हो रही थी कि वो जो चीज़ थी वो उसमें, दैट वाज वन एक चीज़ है जो मेरे को हमेशा मलाल रहेगा कि ये खबर अगर बहुत बड़ी बनती तो शायद इसका बहुत इम्पैक्ट होता। रियल इवेंट्स को जब आप बुक में कन्वर्ट करते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैरी करते हैं आप, उस टाइम पे ऐसा लगता है कि डिफेमेशन रिस्क अवॉइड करने के लिए हमें कुछ सर्टन थिंग्स पे ध्यान देना चाहिए। दरअसल में प्रेस काउंसिल के अपने नॉर्म्स भी होते हैं कि भाई आपको क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, और आप प्रेस फ्रीडम के नाम पे आप कहीं भी किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते, तो आपके पास डिफेमेशन होने का खतरा रहता है। मेरे पास भी 2-3 केस मुझ पर भी हो चुके थे डिफेमेशन के जो निकले, बट उसमें एक तरीका ये होता है कि आप लिखने का आपका तरीका क्या है। आप पहले आप अपने आप से बोल रहे हैं या आपके कहने के पीछे कोई फैक्चुअल आधार है, क्या कोई डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, या किसी जिम्मेदार आदमी ने उस तरह का स्टेटमेंट दिया है जो आपको लग रहा है, तब आप चीज़ों को कर सकते हो, उसके बिना नहीं करना चाहिए। और करते वक्त में एक चीज़ का और रखता है कि आपके हर कंपनी के पास एक लॉयर तो होता है जो डिफेंस है,
लिखने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आपका जो लॉयर है टाइट कंपास बॉक्स सिचुएशन में नहीं है। आप ऐसा लिखिए कि उसके पास स्कोप रहे कि वो उस पर्टिकुलर केस को कई सालों तक खींच ले। ये इतना स्कोप उसके लिए देना पड़ता। तो ये बेसिकली कुछ चीज़ें हैं रखते हैं। और इसके लिए हर जगह पे फिल्टरेशन का प्रोसेस हुआ करता था, जिसमें रिपोर्टर लाता था, उसके ऊपर सब एडिटर और एडिटर के लेवल पे चेक होता था। और बहुत ज़्यादा चीज़ें सेंसिटिव हुआ करती थी, तो लीगल डिपार्टमेंट से भी मदद ले ली जाती थी कि भाई इसे कैसे लिखना और कैसे नहीं लिखना। और हर चैनल में एक लीगल डिपार्टमेंट होता है। उसके साथ दिक्कत ये होती है कि वो हर चीज़ के लिए मना करता है, और उनको मुझे समझाना पड़ता था कि देखिए इस लाइक का शिप जहाज है, ये समुंदर में जाने के लिए बना है। आप जो मुझे बोल रहे कि ब्लैंकेट बना कर रहे, तो मैं जहाज को समुद्र के किनारे पे बांध के हमेशा रखूँगा तो मुझे कुछ तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जहाज है ये बना इसलिए है कि समुद्र के बीच जाए, इसके कोने पे बंधे रहने के लिए बना नहीं है। तो न्यूज़ है, इसका पर्पज़ है कि लोगों तक पहुँचे। अब कैसे पहुँचे, क्या हम उसमें लीगल प्रोविज़न देख सकते हैं या कैसे बच के निकल सकते, ये एक तरीका होता है, जो एक स्किल होती है एक रिपोर्टर की लिखने की, या उसकी जो बॉसेस होते हैं, एडिटर्स होते हैं, उसका लिखने की, उसमें से कोई ना कोई रास्ता निकल। अगर हम इस जनरेशन के क्राइम की बात करें तो एआई से क्राइम एंड क्रिमिनल दोनों अपडेट हो रहे हैं। सो जर्नलिस्ट, पब्लिक, पुलिस को क्या चैलेंजेस है, क्राइम का फ्यूचर कैसे शेप हो रहा है? मेरी एक्चुअली एक किताब है जो अगली आने वाली इसी साल में, इसमें इसी पर कहा गया है। और कहानी का जो ये है प्रीमाइसेस है वो 2035 का 2035 में एक क्राइम हुआ है। और उस दौर के अंदर क्राइम किस तरीके से होगा, कैसे क्रिमिनल काम करेंगे, कैसे पुलिस काम करती है, कैसे एआई का इस्तेमाल होता है, कैसे बेसिक चीज़ें भी अब पूरी बदल जा रही है, ये पूरी मेरे किताब के अंदर उसके बारे में लिखा है, जो इस साल पब्लिश होने वाली। इसका नाम है किल डिलीट ट्रिपल क्राइम। तो ये चीज़ें कि एआई का तो इस्तेमाल हर कोई करता है, हर कोई करेगा। एआई यह चीज़ है कि स्पीड बढ़ा देगा, जो स्पीड है उसको बढ़ा देगा। अब एआई देखिए, मैं आप समझिए एआई वेपन के तौर पर है, बट कोई भी वेपन ऐसा होता है। अब एक चाकू है, उसका इस्तेमाल आप सब्जी काटने के लिए भी करोगे तो गला भी किसी का काटोगे। यह एक सर्जन है जिसने सीख लिया है आप सर्जरी के लिए, लेकिन वो किसी का उसे पता है कि मेरी कौन सी नस काटूंगा तो आदमी जल्दी मरेगा, उसे पता होता है। लेकिन ये क्या वो काम करता है? नहीं करता है। एआई एक टूल ही है किसी भी तरीके से। बहुत सारे ड्रग्स ऐसे अफीम हैं, काम उसका दवाई में भी इस्तेमाल होगा, और चाहिए तो आप उसका ड्रग्स नारकोटिक्स बनाकर आप बेच देते हो। एआई जस्ट टूल है। हाँ, सिर्फ ये चीज़ है कि ये स्पीड बढ़ा देगा भाई, क्या किसी भी चीज़ का, चाहे क्राइम डिटेक्ट करना हो या क्राइम को करने के। और वो बहुत सारे तरीके भी शायद डायरेक्टली इनडायरेक्टली बता देगा। और उसका एंटीडोट है वो ढूंढते रहना पड़ेगा। जितनी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का कॉन्स्टेंटली इवॉल्व, बिकॉज हम ऐसे दौर में क्या हर हफ्ते के अंदर कुछ ना कुछ एक्चुअली मैं देखता हूँ, बहुत बार नई चीज़ें निकल कर आए एआई से रिलेटेड। तो उसका जो एंटीडोट है वो लगातार ढूंढते रहना पड़ेगा। और नॉट बी सरप्राइज कि हर पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर अब स्पेसिफिकली ऐसे सेल होंगे जो एआई से रिलेटेड चीज़ को मॉनिटर करें। सो आज के हिसाब से आपके इन्वेस्टिगेशन ऐसे हाईटेक केसेस पे या एआई रिलेटेड क्राइम्स पे कैसे इवॉल्व हो रही है? इन्वेस्टिगेशन सो आजकल जो चैलेंजेस हो रहे हैं, एआई रिलेटेड क्राइम्स हो रहे हैं, एंड आई एम श्योर हमारे यहाँ पे साइबर क्राइम ब्रांचेस भी हैं कई सारे, बट व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेस्टिगेशन, जर्नलिज्म इन दिस डोमेन, ये किस तरीके से साथ में एडजस्ट भी कर रही है? उसके दौरान वो बहुत सारी चीज़ें जो पुलिस भी नहीं कर पा रही है, तो वो कभी ना कभी वो कर देती है। लेकिन जर्नलिस्ट के पास में उतने शायद रिसोर्सेज या उतने टेक्नोलॉजिकल बैकअप नहीं होता है जो एक किसी सरकारी एजेंसी के पास होता है। तो इसमें प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकारी एजेंसी की, वो अपने आप को अपग्रेड करे। जर्नलिस्ट तो वही करेगा जो उसे पब्लिक डोमेन में अवेलेबल एआई है वो उसकी मदद ले लेगा। उसके बियॉन्ड हो सकता है कि कल इस तरह का चीज़ें हों कि कुछ जर्नलिस्ट ऐसे निकले जो एआई स्पेसिफिक रिलेटेड क्राइम के अंदर करते रहे। जैसे बहुत बार होता है क्राइम के अंदर भी अलग अलग लेवल पे होता है। नारकोटिक्स क्राइम के अलग जर्नलिस्ट होते हैं, फाइनेंशियल क्राइम के अलग जर्नलिस्ट होते हैं। सेम में हो सकता है कि एआई रिलेटेड क्राइम के लिए शायद अलग तरह के जर्नलिस्ट बने, बट वो आज के तारीख में नहीं है। बट मे बी 5 years डाउन द लाइन शायद आपको इस तरह से देखने मिल जाएगा। सो अगर आज आपको बोला जाए इस जनरेशन में अगर 30,000 करोड़ का तेल की स्कैम होता तो वो कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाता? देखिए 30,000 करोड़ का स्कैम अगर आज की तारीख, तब 30,000 करोड़ का था, अब आज उसको
3 लाख करोड़ गिन के चलिए, ठीक है। तीन इन्वेस्टिगेशन। हाँ, बिकॉज रेट ऑफ इन्फ्लेशन तो आप कैलकुलेट करेंगे। आज की तारीख में उसको लेके ना उतना बस क्रिएट होता, ना उतनी हाइप क्रिएट होती, ना इतने सारे लोग जेल में जाते, और एक चीज़ें नहीं होती, क्योंकि तब जर्नलिज्म हुआ करता था। आज आपको पता है टीवी खोलने पे क्या होता है। तब पब्लिक जो थी वो चीज़ों के लिए अवेयर थी कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो जर्नलिस्ट का रिस्पेक्ट करती थी और उसकी चीज़ों को सीरियसली लेती थी। आज सेम की जगह जाकर बोल दो, एक जर्नलिस्ट बोल दे कि भाई इसने इतना स्कैम किया है, 10 जर्नलिस्ट उसको है ना एंटी नेशनल साबित करने पे जुड़ जाएंगे और 10 लाख लोग ट्रोल करने लगेंगे। आप वो डाइल्यूट कर दोगे सारी चीज़ों को, इतना घाल मेल और चीज़ें बढ़ा दोगे ना कि स्कैम से लोगों का ध्यान हट जाएगा। कितने स्कैम का आपने नाम सुना है पिछले 10 साल के अंदर जो लोगों ने उजागर किए। और ऐसी बात नहीं कि पिछले 10 सालों में स्कैम्स होने बंद हो गए हैं, खत्म हो गया है। ऐसी बात नहीं कि पॉलिटिशियन अमीर होना बंद हो गए हैं, ये सब हो ही रहा है ना। और कोई आप सबको पता है कि सही तरीके से तो होने नहीं, किसी ने कोई गड़बड़ काम की तरह, बट क्यों नहीं सामने आते हैं। हम अब डिजिटल स्कैम जहाँ पे एक ओल्ड कपल फैमिली जो थी बॉम्बे की, जिनके कुछ 65 लाख रुपीस छोटा एक क्रिमिनल उसके साथ कर रहा है स्कैम में। और उसमें स्कैम कैसे होता है, देखिए स्कैम में पब्लिक एट लार्ज, एक ग्रुप को पब्लिक के पैसे को चीट किया जाता है और उसे बेवकूफ़ बनाता है। इंडिविजुअल के साथ जो होता है आप क्राइम है, बट स्कैम शब्द का मतलब ये है कि मैं बहुत बड़े मास के अंदर लोगों को एक साथ के अंदर कर रहा हूँ। मैं स्कैम में एक सिस्टम नाम की चीज़ होती है या पब्लिक मनी आ जाता है, जो इंडिविजुअल वाले में एक इंडिविजुअल को टारगेट किया गया, इंडिविजुअल में नहीं। मैसेकर में और मर्डर में जो फ़र्क है समझिए वही स्कैम में जो आप बता रही उसका फ़र्क। सर अगली बुक के बारे में बात करना चाहूँगी, कुछ 2 लाइन प्लीज शेयर करिए। क्या पेंडोरा बॉक्स खुलने वाला है आपके अगले बुक? देखिए 2 है, एक तो मैंने आपको बताया कि 2026 में 2 किताबें आएंगी। एक बुक है जो फिक्शन है और 2035 में सेट है। पूरी तरह से हाइब्रिड हिंदी में लिखी गई पहली किताब होगी कि 2035 में हिंदी किस तरह से बोली जाएगी और किस तरह से 2035 में पुलिसिंग होगी, 2035 के अंदर किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम जो आज हम देख रहे हैं, अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो हम कहाँ पहुँचेंगे, ये उसके बारे में है। मतलब फ्यूचर कैन बी मच मोर वर्स देन व्हाट वी कैन एंटिसिपेट, उस लाइन पर जाने वाली वो किताब है और वो एक मर्डर मिस्ट्री है। दूसरी एक किताब है मेरी आ रही है, वो बालू पालवनकर नाम के स्पोर्ट्स पर्सन रहे थे, इंडिया के ग्रेटेस्ट ऑफ बॉलर रहे थे, पहले इंडिया के क्रिकेटिंग लेजेंड रहे हैं, जिनका पीरियड था 1875 टू 1925, मतलब आज से 150 साल पहले के करीब हुए थे। उनको उनकी जाति की वजह से कैसे इग्नोर किया गया, कैसे साइडलाइन किया गया, उसके बारे में है। उसके बावजूद वो आदमी किस तरीके से ऊपर आया, ये उसकी ऑटोबायोग्राफी है। उनकी जो बायोग्राफी है वो एक्चुअली में लिखी है और उसके लिए बहुत रिसर्च करना पड़ा, बिकॉज आप 1875 में और 1925 के बीच के बहुत कम डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल थे। और ख़ास बात ये थी कि आदमी रणजी के समकक्ष खेला था। रणजी के नाम पे रणजी ट्रॉफी होती है और रणजी ट्रॉफी जो रणजी ने कभी इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं किया था, ही ऑलवेज प्लेड फॉर द क्राउन, ब्रिटिश के लिए खेला, ठीक है। रणजी और बालू का गेंदबाज से बालू 2 बार सामना हुआ, दोनों बार बालू ने उसको आउट किया था। रणजी के बारे में बोला जाता था कि उसको कोई लेग बिफोर आउट नहीं कर सकता LBW, उसने उसको आउट किया था। आज रणजी के नाम पे टूर्नामेंट है। बालू को जो लोग अपना आदर्श मानते थे और ग्रेटेस्ट मानते थे, उनके नाम पे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं अलग अलग, उनके नाम पे क्रिकेट के स्टैंड्स है, स्टेडियम्स बने हैं, तमाम है। बट एक आदमी को गायब सिर्फ कर दिया गया था पूरे इतिहास से, और लेजेंड था कि उसने जब उसके हेरोइक्स अगर आप निकाल के पढ़ेंगे, जब 1911 में पहली इंडियन टीम का टूर हुआ था इंग्लैंड का, तो उसने 100 विकेट एक सीरीज में लिए थे। उसके हेरोइक्स पे पढ़ के आप थक जाओगे, लेकिन इंडियन क्रिकेटिंग हिस्ट्री के अंदर उसका नाम इसलिए हटा दिया गया उसको, क्योंकि उसका जो इस कास्ट से आता था, उसकी जाति की वजह से उसके साथ जो अन्याय हुआ, उसको पूरे उभार कर लाने का काम किया। काफ़ी हमने रिसर्च की थी, मैं और मेरे साथ हमारे को ऑथर हैं नरेंद्र पाल सिंह, हमने मिलकर किताब लिखी है। जो ये 2 किताबें हैं जो 2026 में आएगी। बालू की जो किताब है वो अंग्रेजी में पेंगुइन पब्लिकेशन है, वो ला है, और बाकी हिंदी और मराठी के अंदर भी उसका मेडिशन लाने वाले हैं। अगर आखिरी एक सवाल, हमारे सिस्टम में क्या चीज़ की कमी है, इंटेंट की या स्ट्रक्चर की? दोनों की कमी है। सबसे प्राइमरी कमी इंटेंट की है। देखिए इंटेंट अगर ठीक रहेगा ना तो आप स्ट्रक्चर तो कर ही लोगे, और आपका अगर स्ट्रक्चर आप कितना भी अच्छा कर लोगे, लेकिन इंटेंट में अगर प्रॉब्लम है तो आप कुछ भी कर लो।
मतलब वही चीज़ है कि स्ट्रक्चर आपने कर लिया लेकिन किसी का इंटेंशन गलत है, वो उसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल गलत कामों के लिए करेगा। तो इंटेंट इज़ ऑलवेज मोस्ट इम्पोर्टेंट, और वो जो शायद मिसिंग है या लगातार कम होते जा रहा है, और उसके मामले में हम शायद अपने आप को अपग्रेड भी नहीं कर पा रहे, बदल नहीं पा रहे। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, उसके साथ चलते दिया जाए, वो चीज़ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम। Thank you, Dr. Sanjay Singh ji, for this interesting conversation, knowledgeable and informative conversation. थैंक यू।